worked, for example, on launching the world's second mental health ambulance within Islamabad, and I have launched Pakistan's first women-led and run ambulance. And we're working a lot of socially transformative initiatives of this kind. तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी बताता हूँ, और उससे फिर मैं आपको बताता हूँ कि फुलब्राइट मुझे कैसे मिली और फुलब्राइट की अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, और उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एंड प्लीज अगर आपके कोई सवाल हैं, आप जरूर या चैट बॉक्स में मैसेज करें, या यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन टेक अ क्वेश्चन व्हाइल आई एम स्पीकिंग, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी कहानी पहले बताता हूँ बिफोर गेटिंग टू हाउ टू अप्लाई। मैंने अपना बैचलर्स किया था फिजिक्स में लम्स से पाकिस्तान में, और लेकिन हुआ क्या कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, लम्स में एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट था, ईएमएस डिपार्टमेंट। तो उसका मॉडल ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ऑन हाउ टू डील विद इमरजेंसीज, फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने कैंपस पे जो भी तमाम इमरजेंसीज हो वो उनको रिस्पॉन्ड करें, बेशक दिन के वक्त हो, रात के वक्त हो, एग्जाम्स के दौरान हो, और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं फर्स्ट एड देके। तो वो मैंने काम 3 साल के लिए किया था, और उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। उसमें उस दैट फीलिंग ऑफ वर्किंग विद अदर्स टू हेल्प सेव लाइव्स चेंज्ड माय लाइफ। और उसके आखिरी साल में आई बिकेम हेड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दैट प्रोग्राम, जिसमें मुझे बहुत मजा आया। तो लम से ग्रेजुएट होके मैंने डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन में जाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर 2 साल के लिए जो है टीचिंग की थी इस्लामाबाद में, मैंने फिजिक्स पढ़ाया, और लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी मजीद दी। और इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया तो फुलब्राइट के लिए। अब इट साउंड्स लाइक अ वेरी रोजी पिक्चर, लेकिन लम्स में आई ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड आउट एट वन पॉइंट, एंड मेरा काफी जो था ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ हो गया था लम्स के बाद, कि मेरी तो एडमिशन नहीं होने लगी कहीं ना कहीं, मतलब कि एक वो मुझे मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया था वहाँ इतने ज्यादा ज़हीन लोग के साथ पढ़ पढ़ के। तो मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अबू ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया कि आपने हर हालत में फुलब्राइट में अप्लाई करना है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ओके। मैंने जीआरई दिया, मैंने अप्लाई किया, और फिर अल्लाह के फजल करम से मुझे फिर मिल गया। तो the Fulbright changed my life. I got the opportunity to do a master's in education from Teachers College at Columbia University in New York. It was a life-changing experience. It was an amazing experience. Fulbright Scholarship is a very well-funded scholarship. उसमें आपको अंदाजन $200,000 प्लस मिलते हैं 2 साल में, जिसमें आपकी ट्यूशन फी कवर्ड होती है। उसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है। जब मैं न्यूयॉर्क में था मुझे $2,000 अ मंथ मिलते थे स्टाइपेंड। उसके अलावा क्या है कि आपको एडिशनल फंडिंग भी जाती है कि आप जाए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस इन हवाई, जिसमें हवाई जन्नत है। उसके अलावा क्या है कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको फंडिंग दी जाती है। आपको बहुत ज्यादा नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज करवाई जाती है। आपको वो होटल्स में ठहराते हैं विद ऑल द फुलब्राइटर्स इन द यूएस, ताकि आपकी नेटवर्किंग हो, आपकी टीम बिल्डिंग हो, और उससे जो है काफी ज्यादा फिर इंस्पिरेशन मिलती है, दोस्तियां बनती हैं, और साथ साथ जो है उससे इनिशिएटिव्स भी निकलते हैं। तो फुलब्राइट एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो सारी दुनिया में रिकग्नाइज भी है। अगर आप एक फुलब्राइट स्कॉलर हैं तो जहां भी आप जाए दुनिया में लोग पहचानेंगे कि ये एक बहुत अहम, बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, जो जिसमें काफी ज्यादा अब नोबेल लॉरिएट्स भी शामिल हैं। और पाकिस्तान में खास तौर पे हर साल क्या होता है कि अंदाजन 150 या 160 जो है लोग चुने जाते हैं यूएससीएफपी की तरफ से फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। तो आपका पाकिस्तान में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुलब्राइट का अलमनाई नेटवर्क बन चुका है, और ये लोग जो हैं ये टॉप पोजीशंस में हैं, गवर्नमेंट में, एकेडमिया में, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेसेस में। और तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस। और जब मैं अमेरिका में था, ये फुलब्राइट फोरम की वजह से जो है एक तो मैं आसानी से पढ़ाई कर सका था विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर। और जब मैं वापस आया पाकिस्तान तो फिर वो ताल्लुकात जो थे ना उनका मैंने काफी फायदा उठाया था, इन टर्म्स ऑफ building up Saving Nine, in terms of getting funding from institutions like Columbia University and Harvard University, in terms of building a partnership with a lot of funding with an organization like the United States Institute of Peace. और फिर बाद में जाहिर बात है, it also helped with my application to getting a PhD at Cambridge University.
तो ये एक बहुत अहम, बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और मैं तो सबको एडवाइस करूंगा कि इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इवन अगर आपको ये लगता है जैसे आपकी प्रोफाइल नहीं है या आपको अपने आप से उम्मीद नहीं है, आप बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल डिस्करेज ना हो और आप हर हालत में अप्लाई करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आपका जीपीए को नहीं देखा जाता। जीआरई स्कोर अच्छा होना काफ़ी अहम होता है अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको एक वो कट ऑफ नहीं होता, वो आपकी सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपके पास ये प्रोफाइल है या नहीं। और ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो सिर्फ ये नहीं देखती कि आप एकेडमिकली अकॉम्प्लिश्ड हैं, वो ये देखते हैं कि आप आर यू समवन हु कुड पोटेंशियली बी अ लीडर coming back to Pakistan? Are you someone who will proactively take initiative? Are you someone who will do something to try to change the world? So that's an overview of what the Fulbright Scholarship is. It's extremely amazing as a program. जो मैंने दोस्तियां वहां बनाई थी वो मेरी आज तक बहुत करीबी दोस्त हैं और पाकिस्तान में और सारी दुनिया में इसका जो है रिकग्निशन है, बहुत मजा आता है, बहुत फायदा होता है और आपको बाद में भी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं अपने काम के लिए। Uh, if anyone wants to ask any questions about the scholarship as well, I'd be very happy to take them. Just drop them in the chat box. And Ibrahim, if you can tell me if they've been dropped in the chat box, I'll be happy to take them up. अब आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए क्या होता है? हर साल जो होता है फुलब्राइट की स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है अंदाजन 14 में। कभी कभार वो एक्सटेंड कर देते हैं। कोविड के ज़माने में उन्होंने 1 महीना उसको एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन आमतौर पे हर साल पे उनकी डेडलाइन होती है मई। और इसमें आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं जो ये प्रेजेंटेशन स्लाइड में आपको नज़र आ रही है। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग जीआरई स्कोर इफ़ यू डोंट हैव अ गुड जीपीए देन स्पेशली। उसके अलावा 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, अ पर्सनल स्टेटमेंट, ये होता है एक सफ़े का ऐसे जिसमें आप अपनी लाइफ स्टोरी की कहानी बताते हैं, इस मकसद से कि आप उनको बता सकें कि आप क्यों मोटिवेटेड हैं अपना मास्टर्स या अपना पीएचडी इस मौजू पे करने में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके अलावा एक स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे जिसमें आप बताते हैं कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरी पहले से ये तालीम है और मेरे ये पहले से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए काफ़ी काम करना होता है। ये एक एप्लीकेशन है जो आप जल्दबाज़ी में आपको आइडियली नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको 2-3 महीने निकालने चाहिए जिसमें आप इसका सारा काम शुरू करें। ख़ास तौर पे जीआरई की जो तैयारी होती है उसके लिए आपको कम से कम तो 1 महीना चाहिए होता है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट करने होते हैं। उसमें सिकंदर मज़ीद आपसे डिटेल में बात करेंगे। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सीलेंट जीआरई एजुकेटर और ही हैज़ हेल्प्ड मेनी पीपल गेट टॉप इंटरनेशनल स्कोर्स इन द जीआरई। तो एक तो ये बात। अ, एक दफा आपका एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है, द एप्लीकेशन इज फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना होता फॉर देम टू रिव्यू योर एप्लीकेशन। एक दफा आपने सबमिट कर दी, उसके बाद क्या होता है कि एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। यूएससीएफपी, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, उनकी तरफ से लोग रिव्यू करते हैं आपकी रिटन एप्लीकेशन। उसमें फुलब्राइट अलमनाई भी होते हैं जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस एप्लीकेशन को रिव्यू करें। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होता है कि वो कुछ कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप आए एक इंटरव्यू सेशन के लिए। वो इंटरव्यू जो होता है वो फिजिकली होता है इस्लामाबाद में। अब कोविड के ज़माने में उन्होंने थोड़े अरसे के लिए वर्चुअल कर दिया था, लेकिन आमतौर पे वो फिजिकली कहते हैं कि आप इस्लामाबाद आएँ। तो उस इंटरव्यू से पहले वो आपको कहते हैं कि आप एक उसी वक़्त ऑन द स्पॉट एक जल्दी से 20-30 मिनट में एक छोटा-सा एसे उनके लिए लिखें, कोई भी मौज़ू हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे ख़्याल से हमारे ज़माने में मौज़ू था कि अगर आप किसी यूएस नेशनल से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अगर उनको पाकिस्तान का खाना के बारे में बताने चाह रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? उससे ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि आपने जो अपने एप्लीकेशन में चीजें लिखी थी वो आपने वाकई में लिखी थी या आपने किसी और से लिखवाई थी। और उसके अलावा कि दे लुक एट द वे यू थिंक एंड दे लुक एट हाउ यू कुड बी अ गुड कल्चरल एम्बेसडर। जो इंटरव्यू होता है उसमें 2 फुलब्राइट अलमनाई होते हैं पाकिस्तान के और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूएस एम्बेसी के। तो ये 4 लोग जो हैं आपको अंदाजन 10 से 20 मिनट के लिए इंटरव्यू करते हैं और उस इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आपकी फाइनल डिसीजन ली जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक दफा आपको फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर फुलब्राइट कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे यूएस में। आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन खुद ही लेंगे।
तो मेरे ज़माने में मैंने उनको कोई प्रेफ़रेंस नहीं दी थी। मैंने कहा था जहाँ भी बस जायज़ है, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बिहाफ़ पे अप्लाई किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन, पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। तो एक चीज़ जो उसको वो ख़ास तौर पे देखते हैं इन मेकिंग अ डिसीज़न अबाउट व्हिच यूनिवर्सिटी दे सेंड यू टू, इज़ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने आपको भी कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र की है या नहीं? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की थी अपनी। तो फुलब्राइट के लिए तो थोड़ा ज़्यादा जो है ना कॉस्ट शेयरिंग हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इसको हम कोलंबिया भेज देते हैं। वरना क्या हो सकता है कि अगर कोई और मज़ीद अच्छी यूनिवर्सिटी हो जिसमें आपका दाखिला हो लेकिन आपका प्रेफ़रेंस ना हो, लेकिन वो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, तो वो मुमकिन है उसमें आपको उस प्रोग्राम में भेजें। लेकिन आइदर वे द फुलब्राइट इज़ ऑलमोस्ट अ गारंटीड फिनोमिनल लाइफ़ चेंजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। हर एक को अप्लाई करना चाहिए और यू वोंट रिग्रेट इट। तो I want to keep it at that for now. I want to open the floor to questions and then I'll continue elaborating on various aspects of, for example, the personal statement, your study objectives, essay, etc., etc. But I'd like people to ask questions and then I'll build it from there. Yeah, so Osama Inamul Haq has asked, is professional experience required? Also, the letter of recommendation from professors who are related to the fields you are applying for. So it depends on what you are applying from. मिसाल के तौर पे अगर आप MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको आइडियली जो है ना कम से कम एक प्रोफेशनल रेफरेंस चाहिए होगा। कुछ डिग्रीज होती हैं मिसाल के तौर पे MBA या पब्लिक पॉलिसी जिसमें फुलब्राइट प्रेफर करती है कि आपकी कम से कम 2 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। तो उसमें वो ये भी चाहते हैं कि आपके रिकमेंडर्स जो हैं उनमें कम से कम 1 या 2 तो प्रोफेशनल हो। एक तो लाजमी एकेडमिक होना ही होता है, दैट्स पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन एकेडमिक रेफरेंस। लेकिन इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एन MBA, then I would, for example, have 2 professional references and 1 academic reference. If I'm applying for a master's in philosophy, then I would probably want to have just 3 academic references, unless I have a very strong professional academic reference that can talk about my, philosophical thinking ability. Um, so this is the key way to think about it. Hope that answers the question. If you would like any further elaboration, feel free to unmute yourself and speak. So Mohammed has asked that he's in the final year of his degree and he does not have a lot of professional experience as of yet. And his question is that will his chances get better if he gains the professional experience before applying, or can he apply right after graduating? He can apply even before graduating. If you are in your final year, आप अभी apply कर दें। Understanding ये होनी चाहिए कि by the time you would go on your Fulbright Scholarship to the US, तब तक आप graduate definitely हो जाएंगे पाकिस्तान से। तो final year undergraduates are welcome to apply for the Fulbright. Do you need professional experience? No. It depends on what you are applying for. If you can make a case कि यूनिवर्सिटी में मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी, मैंने ये एकेडमिक काम किया था, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मेरा ये अच्छा जो है प्रोफाइल बन चुकी है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और काफी ज्यादा लोगों को फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलती है जो अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में होते हैं, अंडरग्रेड में, या आप मास्टर्स में होते हैं और आप कहते हैं कि मैंने एक और मास्टर्स करना है या मैंने PhD के लिए अप्लाई करना है, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है। Okay, so Sabah Kulsum has asked, she's in her bachelor's in tech and she's doing electrical engineering. How easy is it for her to get a Fulbright scholarship for an interdisciplinary master's मेरी in तो लाइफ management? स्टोरी ही यही है, मतलब कि मैंने तो अपना बैचलर्स किया था फिजिक्स में और फिर मेरा मास्टर्स था एजुकेशन में। तो interdisciplinary is something Fulbright strongly encourages and welcomes because उनकी बिलीफ ये है कि 21st century में आपको बहुत interdisciplinary होना लाजमी होता है to solve the problems of tomorrow, for example climate change. तो बट जो आपकी एसेस हैं उनमें आपको क्लियर मोटिवेशन का इजहार करना होगा कि आप क्यों अपनी फील्ड को स्विच करना चाहते हैं, और उसके अलावा आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे में आपको क्लियरली जो है ना कन्वे करना होगा कि जो मेरी प्रीवियस पढ़ाई है उससे मैंने ये चीजें सीखी हैं जो अब मेरे मास्टर्स में मुझे कामयाब रखेंगी। मिसाल के तौर पे मैंने आर्ग्यू किया था कि हालांकि मैंने अपना डिग्री किया है फिजिक्स में, मैंने अपने बैचलर्स में काफी ज्यादा फिलोसफी के कोर्सेज भी लिए थे, तो उससे मेरी राइटिंग स्किल्स जो थी वो काफी पॉलिश हो चुकी थी। तो मैंने आर्ग्यू किया था कि क्योंकि मेरा राइटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज पहले किए हुए हैं,
और क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा टीचिंग की है, 2 साल मैंने प्रोफेशनल टीचिंग की थी, उसके अलावा मैंने लम्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में हेड ऑफ ट्रेनिंग का रोल भी सर्व किया था। इन चीजों की बुनियाद, इन चीजों की बेसिस पे मेरे ख्याल से आई एम एलिजिबल फॉर अ मास्टर्स इन एजुकेशन। तो इस तरीके से फिर मुझे मिल गया था। तो यू जस्ट हैव टू मेक द राइट केस, अदरवाइज यू आर वेलकम टू गो फ्रॉम एनी वन फील्ड टू अनदर। So the next question is by Umair Rabab, who has asked, she's in her 4th year of Doctor of Physical Therapy degree. And can she apply? If yes, what sort of experiences are needed or will help her in her application? So you cannot apply to the Fulbright for a clinical medicine degree. So if you want to, for example, study further clinical medicine, the Fulbright doesn't sponsor that field in particular. लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में जाना है तो वो आप जरूर कर सकती हैं। और इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री यू वांट टू अप्लाई टू। मिसाल के तौर पे आपने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में जाना है तो इट वुड रियली हेल्प टू show that you have some professional experience of working with the government or with the private sector within Pakistan or otherwise to, improve public health behavior. या rural context में या urban context में, dealing with dengue, dealing with COVID, you name it. या अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि जो आपने पढ़ाई की थी उसमें आपने थोड़ा सा आपको या रिसर्च का मौका मिला या आपको कुछ जो है ना प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला, जिससे आपको अब ये रियलाइजेशन हुई है कि इस PhD टॉपिक की काफी जरूरत है, and you will be able to make a contribution to the field accordingly. Hope that answers the question. Okay, so the next question is by Marha Fatima, and she wanted to unmute herself. So go ahead, Marha. Hello, thank you for the session, first of all. And I wanted to ask, you like you mentioned, when you get the Fulbright after you've applied, and then they apply it to universities on your behalf, and you can send preferences. But my question was that if you apply for the Fulbright, does that like take away in the same year your ability to apply to those specific universities yourself? And if, for instance, you apply through Fulbright and then you ask for, and then they ask for a scholarship on your behalf, and would you say, while overall in that situation, would it make sense you get to choose where you go yourself, and you may not have to follow the restriction of coming back? Well, the thing is that when you apply to university, you would apply to a certain program. Now, you can only have one application to that program. The Fulbright is applying on your behalf to that program. So the university would only accept one application from you for a certain program. So if you were to send your own application privately to the same program that the Fulbright has already applied to you for, the university wouldn't accept it because they would say this is a duplication of application. Having said that, if you want to apply to other universities, वैसे ही मिसाल के तौर पे you've applied to Fulbright is applied to Columbia and you want to go to Yale, and they haven't applied to Yale. Fine, you can apply to Yale privately, and if you get in, it's at your discretion whether you want to accept the Fulbright offer or whether you want to go by yourself. Does that answer the question? Yes, just a small follow-up. For when they apply on your behalf, you know where they're applying to, right? So yes, they tell you. So before you apply to the Fulbright, they ask you, do you have any preferences? You can choose to give preferences and you have to justify each preference. Why is this related to your field? Why do you want to go to this specific university in this specific geographical part of the US? But they say categorically again and again, the final decision is going to be from the Fulbright committee, and they themselves will independently evaluate what are the best universities for you, but they will take your recommendations into consideration while doing so. But after they have applied, they'll tell you which universities they are applying to on your behalf, but you can't tell them, please change the university. They won't do that. Unless you have a very strong case, misal ke taur pe, you could argue that within a certain part of Texas, there's a lot of Islamophobia, and I, as a woman, would not feel comfortable living within rural Texas or whatever. In that case, they might change a university, but generally their recommendations are set in stone and then you can't alter them.
So the next question is by Kumail Halai. He's asked, what's the best timeline to start working on the application given one is in their third year or is currently? If you are in your third year and you are doing a 4-year program, my advice to you is to focus on the GRE. Make sure you have a strong GRE score. और साथ साथ जो है अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को बढ़ाएं. अपना जीपीए पे तवज्जो दें. उसके अलावा क्या है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं, कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, कोई इनिशिएटिव लीड कर सकते हैं, इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा होगा आपकी प्रोफाइल के लिए. फुलब्राइट की अप्लाई करने के लिए आइडियल टाइमलाइन मेरे ख्याल से जो है, अदर देन द जीआरई, आपको मैक्सिमम 3 महीने चाहिए होता है टू डू अ गुड जॉब. Okay, agla question is by Fatima Zehra. Fatima, you can unmute yourself and ask the question. Hello, assalamu alaikum. So I have 3 questions. The first question is that you already said that we can apply privately to other universities as well, other than a Fulbright application. Will it hurt our chances with Fulbright? I mean, if Fulbright finds out that we are applying privately as well to other universities apart from their chosen universities, will that affect something? Or let's just answer your questions one by one before I forget them. The answer is no, it won't hurt your chances, because you would probably get the Fulbright scholarship. Then after you get the Fulbright scholarship, it takes a year for them to apply and get you admission. ना अब मिसाल के तौर पे 2023 में आप अपना application को submit करती हैं. So then the Fulbright will confirm that you have been accepted for the Fulbright probably by November or September 2023. तो फिर क्या होगा कि they will then apply on your behalf to US universities. फिर आपको admission मिलेगी within something like May or June 2024. And then you would go to the US on the Fulbright scholarship in August or September 2024. तो इसके दौरान अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्ट वेलकम. यू कैन, आप बाद में फुलब्राइट को इनकार भी कर सकते हैं, और कभी कभार लोग कर लेते हैं, लेकिन keep in mind it's a very long cycle. It takes a year. तो उसकी वजह से you can apply to universities in parallel by yourself. You can even apply to universities while applying to the Fulbright, no problem at all. And you are the one who makes that decision in the end. Ethically, if you have confirmed to the Fulbright that you are going to the Fulbright program, then maybe you should make a decision quicker, ताकि they aren't spending their energy on applying on your behalf when you've decided not to go on the Fulbright. Or once you've seen the university list and you think, "Nahi, I can do better," you may just tell them, "I would like to withdraw my application," ya jo bhi. That might be more ethical, but you can technically do this. all right. My second question is, so Fulbright applies to universities on our behalf. Do they also give some sort of an admission guarantee or something? Like, what if all the universities that they apply to doesn't, like, they don't give us admission? Then what happens? That has never happened. Fulbright works in partnership with several organizations in the US that are very experienced in applying to universities. So what these, for example, I think it's called IEEE, International Education, IIE, International, I forget what it's called. It's IIE or IEEE. Either way, the point is that they have these organizations in the US who apply on your behalf in collaboration with the Fulbright Committee, and they choose universities based on their vast experience of students getting into them with that profile. So usually Fulbrighters get admissions to at least 3 out of 4 of the universities they Fulbright applies to. वो मसला नहीं होता आमतौर पे. कभी कभार हो जा सकता है, but it has never been the case that people don't get admission to any university that the Fulbright is applied to, because उसमें होता क्या है कि जो 4 universities आपके behalf पे वो apply करते हैं, 1 या 2 universities top होती हैं, जो मतलब कि competitive होती हैं, जिनमें दाखिला लेना मुश्किल काम होता है, और फिर जो दूसरी 2 universities होती हैं वो थोड़ा ज्यादा safe होती हैं, उनमें के almost definitely guaranteed आपकी admission होगी. All right. Okay, my last question is, so for people who want to eventually settle down in the US, Fulbright requires us to come back to Pakistan for, I think, 2 years, and then we can go back. So will that hurt our job opportunities over there?
like if we come back to Pakistan after graduating, will that hurt us more rather than we just stay over there immediately after graduation and get a job in the OP? The thing is that you cannot work in the US. You're not allowed to work in the US until you have served your requirement in Pakistan. So you can't get a job in the US that requires you to remain based in the US until you have served your requirement in Pakistan. ये एक visa requirement होगा. Lekin, can you get a job in the US afterwards? Of course you can. You can very easily get a US visa as well, because as a Fulbright scholar, you're more than welcome in the US because they sponsored you to come into the US in the first place. So getting a visa doesn't become rocket science. Secondly, as a Fulbright scholar, you have an excellent professional profile, and presumably you would have built quite a strong network over those last 2 years. So if you want to go back to the US to get a job, it comes down to your networking skills and relationship building skills. Some people, after they're done with their masters on the Fulbright, they immediately get into PhD programs in the US. The Fulbright allows for that. मिसाल के तौर पे आपने अपना masters किया है from the University of Illinois Fulbright पे, और अब आपको दाखला मिल गया वहाँ PhD के लिए. Fulbright कहेगा बिल्कुल ठीक है, आप अपना PhD करें वहाँ, वो आप अपनी इंडिपेंडेंट फंडिंग पे करें जो आपको यूनिवर्सिटी से मिली है, और उसके बाद आप बेशक पाकिस्तान आ जाए वापस अपनी 2 ईयर रिक्वायरमेंट मुकम्मल करने के लिए. और ये जो 2 ईयर का रिक्वायरमेंट है, इसका ये नहीं मतलब कि आपने मुस्तकिल 2 साल गुजारने हैं. यू कैन डू दैट विद इन फेजेस एज वेल. 1-2 महीने अभी, 1-2 महीने बाद में, लेकिन जब तक आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वर्किंग इन द यूएस, इज माय अंडरस्टैंडिंग. Alright, okay. Thank you so much. Welcome. Salman has asked, can MBA graduates apply for an MBA again? You would have to make a very strong case. You would have to say कि जो मेरा local MBA था वो बहुत ही इंतहाई theoretical था, मुझे कोई practical चीजें करने की जरूरत नहीं का मौका नहीं मिला, और मैं ये जो अब MBA करना चाह रहा हूँ Fulbright पे, उसकी एक specialty कुछ और है, और जाहिरी बात है कि एक foreign degree का अपना फायदा होता है, अपना rigor होता है, वगैरह वगैरह. You're going to have to make a strong case as to why you would want to repeat the same degree. Does that answer the question? Hussein has asked, does the letter of recommendation from Fulbright scholars who are professors help in getting scholarship? Do they assist in getting extra points for their profile? Yes and no. The thing is that it depends on what you're applying for. The person who is recommending you, their profile does matter, but more than that, much more than that, what matters is what they write. If they write a copy-paste letter recommendation from a template on the internet, that's not going to help, because उसमें क्या होता है कि फिर आपकी लगता है जैसे उनको वो आपको पर्सनली जानते ही नहीं है. और यूएस यूनिवर्सिटीज चाहती हैं कि जो उनको लेटर्स रिकमेंडेशन मिले वो उनको एक नई इनसाइट दें स्टूडेंट के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में, and why they are a good fit for that program on the basis of the experience that recommender has had with the student. So much more than the profile of the person recommending you, it is what they write and how they write it that makes a difference, and using substantial examples in the letter recommendation. Sweba Sarfaraz has asked, when applying for media studies, should the recommendations be more professional rather than academic? Media studies एक ऐसी field है जिसमें जी ideally आपकी professional recommendations होने चाहिए. It depends on, I mean, media studies is broad, right? I mean, for example, if you're studying brainwashing that occurs through Facebook memes, then that's an academic topic. But if you're, for example, studying the effectiveness of advertising campaigns on, I don't know, something like changing behavior around buying environmentally friendly products ya jo bhi, so there having some professional experience might be a big bonus. So media studies एक ऐसी field होगी जिसमें it'll depend on what specifically you are applying for, and it would be flexible. They were, but inevitably
they would look for evidence that you have practically engaged with media. You haven't just studied it theoretically. So having some experience of working with some sort of media-related firm, some sort of media-related student society, some sort of online portfolio of some kind would be a big plus. Salman Khan has asked, can one apply for the Fulbright for universities that are outside of the United States, like the Harvard University and Stanford? Sorry, not outside of the United States, but universities like Stanford and Harvard. You can, again, Fulbright decides where you end up applying to. You can request them. Lots of students are sent to Harvard and Stanford on the Fulbright. But you can request it, and they'll make the final decision about where to apply to on your behalf. That was all for the questions until now. For everyone who has recently joined, feel free to ask any questions that you have. If there aren't any, we'll move forward with the presentation. Sama, I think we can move forward with the presentation. बिल्कुल ठीक है. चलें. Thank you very any pointers for how to leverage your student society experience the most has been asked by Kumail Halai. Don't say that I was the president of Flana Society, full stop. They don't care about your position. They care about what you did. So what you should do is really argue that, I don't know, for example, as secretary of the Media Society at my university, I organized these many events that involved these many participants and these sponsors we brought on board, and that brought this much traction in terms of viewership on social media, vagara. The more metrics, the more quantitatively you can indicate the impact and the work you did, the much more substantial the contribution will look. You should definitely highlight that on your resume, on your CV. And for me, for example, when I was at LUMS, a key part of my application was my work done at the university's Medical Services Society or department. And उसमें I argued that it was effectively professional experience. मैंने लोगों की जाने बचाने का काम किया था, तो that counted as professional experience, and I made a strong case around that. So again, it's not about the position you had in the society. It's not about saying, yeah, I was part of Flana committee. It's more, what did you do and how did you grow from it and what impact did you create and how did that work now motivate you to apply for this master's? Think of any student society work as professional experience in your mind. And if you are part of a student society, take initiatives. That makes a big difference. Saying that I was part of an initiative and saying that I led an initiative, zameen o asman ka farak hai. Lekin both are useless unless you talk about what the initiative was and what role you actually played. Then I believe Asif Abbas, I'm looking at the chat window, said, what about our preferences while applying online if Fulbright has decided on the universities themselves? I'm not sure I follow. Asif, could you unmute yourself and clarify what exactly do you want me to elaborate on? अच्छा, basically मैं ये कह रहा हूँ कि again, just to reiterate, आप Fulbright को कह सकते हैं कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है. Fulbright जो है वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, हम कंसिडर करते हैं. उनकी अपनी एक इंटरनल कमिटी होगी जो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे कि आपने किस चीज में अपना मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है. फिर वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपने जो है ये आपकी लिस्ट है, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं. उस लिस्ट को आप फिर कंटेस्ट नहीं कर सकते. अगर आपने कंटेस्ट करना है, आपको कोई ऐसे आर्गुमेंट देना होगा कि यहाँ मैं सेफ नहीं फील कर रहा हूँ, बिकॉज मतलब कि इस इलाके में फॉर मी विद माय आइडेंटिटी इट माइट नॉट बी द बेस्ट प्लेस, या ये बहुत ठंडा इलाका है, मेरे बहुत जो है ना जुकाम के मसले होते हैं, मेरे मेडिकल कंडीशंस हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं और जगह हूँ, या जो है ना मुझे इन द पास्ट कुछ mental well-being की challenges हैं, so I need a place with lots of sun. I don't want to be in a place that's very dark.
so not Alaska, for example. So is तरीके से you would have to make some sort of case, लेकिन you can't say कि नहीं, this university is not prestigious enough, can you apply there? That won't send you. Can we get professional assistance related to personal statement? Yes, you can, definitely. Saving Nine provides that. We do not write the essays for you. We help you develop your best voice and best case in collaboration with you by giving you lots of feedback on your application and helping you express things better on paper and making your application very strong and competitive and authentic. I guess that's that we should wrap it up over here. And thank you very much, everyone. Bahut shukriya. If you have any further questions, you can always feel free to reach out to us. And over to you now, Sikandar, to talk about the importance of the GRE and what an important role that plays in applying for the Fulbright and many other such opportunities. Thank you. Sure, you're welcome. यार I would prefer अगर आप लोग जो हो अपने आप को unmute कर लो and just ask few questions जो आपके ज़हन में है, so I get an idea कि if I need to start with the basic structure of the GRE or if I should just jump into answering questions which are a little more technical GRE wise. So if someone can just kick it off by unmuting themselves and asking me, that would be great. Can you guys hear me? Zara Sabah, Sweba, Salman. अच्छा यार चलो I guess जी सलमान बोलिए. सर बहुत सी एकेडमीज हैं जो ऑनलाइन जीआरई की प्रिपरेशन करा रही हैं, तो मतलब ये है कि उनका डिफरेंट रेट है सबका, जो कॉस्ट है ना, मतलब ट्यूशन फीस है वो डिफरेंट है सबकी, तो बंदा किसको पिक करे ये बड़ी कंफ्यूजन आ रही होती है कि यार there's lots and lots of free stuff available on the internet जिससे ideally अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम आता होता है. अब आप ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अगर ये तो सिर्फ फी रिलेटेड है तो देन ऑफ कोर्स गो फॉर व्हाटएवर इज अफोर्डेबल फॉर यू. लेकिन स्टूडेंट्स के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, उनकी क्वालिटी ट्यूटरिंग से ज़्यादा lots and lots of students that come to me have issues outside the GRE which they want to discuss related to their work life, their personal life. डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि ठीक है मैं जल्दी सीख जाता हूँ या मैं जल्दी सीख जाती हूँ, बट मेरे से एक काम दोबारा नहीं किया जाता, मेरे सर पे कोई हो तो फिर बेहतर होता है, जिस केस में सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज जो होते हैं वो दे मोस्टली फेल. अगर तो आपका इश्यू डिसिप्लिन रिलेटेड है तो डेफिनेटली डू नॉट गो फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोल्यूशन, गो फॉर लाइफ कोचिंग. अगर आपका इश्यू जस्ट फी रिलेटेड है एंड यू थिंक कि यार हाँ मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर सकता हूँ और मैं जल्दी सीख सकता हूँ, देन सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज वुड वर्क. दैट बीइंग सेड नथिंग बीट्स लाइव क्लासेस. और उसके अंदर भी जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल या इंटरनेशनल, जिन्होंने मल्टीपल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस उठाए हुए और जीआरई का मटेरियल उठाया हुआ है वो बेहतरीन होते हैं. जो प्लेटफॉर्म्स मेरे एक्सपीरियंस में जो प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने इतने सारे जीआरई क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और ये सारा कुछ किया हुआ है, मोस्टली दे आर डूइंग अ टेरेबल जॉब. लाइक कैप्लान इज डूइंग अ टेरेबल जॉब. बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो कर रहे हैं. ये जिसने जीआरई को सॉल्व करने की कोशिश की है, मगूश, मैनहट्टन, कैप्लान, प्रिंसटन, बैरन्स, इन सब ने कोई एक काम ठीक किया है. और एकेडमी स्लैश कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोगों ने बैठ के किसी ने खुद जीआरई स्कोर अच्छा लिया और फिर इन सब रिसोर्सेज को स्कैन किया और फिर एक सुपर कोर्स बनाया, मेरे ख्याल से वो बेहतरीन ऑप्शन होती है आपके लिए. उसमें ये होता है कि फिर नो स्टोन इज अनटर्न्ड. जैसे मगूश के आते होते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास,
प्रीमियम उनकी सब्सक्रिप्शंस लेके, और उनका एक बहुत कांस्टेंट ट्रेंड होता है कि दे completely fail at a particular type of questions when it comes to the GRE, क्योंकि मगुश has not solved it. तो मेरे ख्याल से pick an option जहाँ पे लोगों ने इस तरह के कस्टम कोर्स बनाया हुआ है, ideally that would be like the gold standard. I hope I answered your question. कोई बात पूछनी है सलमान? सर अच्छा, जीआरई का ओवरव्यू दे दें, किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है। ओके फाइन, लेट्स गेट टू दैट. यार GRE के मैं बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा. तो जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो ना, जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो GRE, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन, द व्हाइट बोर्ड दैट आई एम राइटिंग ऑन? यस सर। नजर आ रहा है? यस सर। परफेक्ट. जब आप GRE स्टार्ट करते हो ना यार, तो सबसे पहले जो आपके पास सेक्शन आता है वो होता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का सेक्शन. ए आपने बेसिकली 2 एसेज लिखने होते हैं. उनकी मैं डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाऊंगा कि वो क्या होते हैं. एक एसे होता है इशू टास्क का, जिसके लिए उन्होंने आपको 30 मिनट्स दिए होते हैं टाइप करने के लिए, ठीक है. और इट इज़ स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 6 विथ इंक्रीमेंट्स ऑफ 0.5. मतलब आपका स्कोर जो है वो 1 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, 2.5 इंक्रीमेंट्स इस तरह से होते हैं. फिर एक और आपके पास ऐसे आता है लिखने के लिए, जो कि होता है, कहलाता है आर्ग्यूमेंट टास्क, ठीक है. उसके लिए भी वही आइडेंटिकल टाइम आपको दिया होता है. आपको 30 मिनट्स दिए होते हैं टाइप करने के लिए, और 0 से 6 के स्केल पे स्कोर किया जाता है, और उसमें भी इंक्रीमेंट्स जो होते हैं वो 0.5 के होते हैं. अब जो आपका AWA का स्कोर है, जो आपका एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का स्कोर है, वो इमिजिएटली डेफिनेटली वहाँ पे शो नहीं होता, क्योंकि ये लोग खुद मैनुअली चेक करते हैं. और फिर आपको ये विद इन, अगर आप ETS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वो तो कहते हैं कि हम 20 से 21 दिन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिक स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऑलवेज ही 7वें 8वें 9वें दिन में आपको मिल जाते हैं, ठीक है. फिर आपको एक टीनी टाइनी सी ब्रेक मिलती है, और मैं इसको ब्रेक इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि यार GRE इतना लंबा टेस्ट है, लाइक इट्स गोइंग टू बर्न सो मेनी ऑफ योर शुगर्स, कि जो चीज़ ब्रेक या ब्रेक जैसी लगे उससे आप जो है ना फ़ायदा उठाएं. तो ये जो ब्रेक होती है ना यार, इसमें तकरीबन आई एम नॉट श्योर, ये वेरी करती है, 1.5 मिनट के लिए ना आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है. GRE की क्या आगे टेस्ट में आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, किस तरह से आंसर करना है, टाइम्ड होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो लोग मार्क्स वगैरह दे देते हैं उनको, वो बहुत इजीली इस ब्रेक को यूटिलाइज कर सकते हैं टू जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स एंड यू नो गेट रेडी फॉर व्हाट इज़ टू कम. स्पीकिंग ऑफ विच, जब ये ख़त्म हो जाएगा या जब आप क्लिक कर दोगे कि मैंने आगे जाना है, तो यू विल, अब ये जो क्रोनोलॉजी है ये फिक्स नहीं है, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद समथिंग स्टैंडर्ड दैट वी कैन वर्क विद ना. तो फिर आपका लेट्स से क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली GRE का मैथ सेक्शन. अब इस मैथ सेक्शन के ऊपर जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके O levels / मैट्रिक वाले होते हैं, ठीक है. दे आर नॉट टेस्टिंग योर बैकग्राउंड नॉलेज. मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं हु हैव स्कोर्ड अ नियर परफेक्ट ऑन द क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन, और उन्होंने 8 9 ईयर्स से मैथ को देखा भी नहीं था, राइट. जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन होता है, इसके लिए आपके पास 35 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट होते हैं, और इस पे आपको जो सॉल्व करने होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं. इसके बाद फिर आपका वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आ जाएगा. जो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है, दिस इज बेसिकली GRE इंग्लिश. इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं. फिर जो है यू गेट द बिग ब्रेक GRE की, जो कि 10 मिनट की होती है. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर किसी का नियर फ्यूचर में GRE है, तो इस 10 मिनट की ब्रेक को लाजमी लेना, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा GRE का टेस्ट दिया है. फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड अ 326, द सेकंड टाइम आई स्कोर्ड अ 333, द थर्ड टाइम मैं GRE एट होम टेस्ट कर रहा था, सो आई स्कोर्ड अ 320. तो एक चीज़ जो मैंने हर दफ़ा नोटिस की है ना, वो ये कि यू जस्ट गेट टायर्ड ऑन अ होल न्यू लेवल, क्योंकि ये इतना लंबा टेस्ट है कि आपके वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स और कॉर्टिसोल और वो काफ़ी हाई हो जाते हैं. तो रुक रुक के बेली ब्रीदिंग करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना,
पानी पीना, कुछ खाना, दैट रियली प्लेज इन योर फेवर, ठीक है। तो इस 10 मिनट की ब्रेक में दे अलाउ यू, इनफैक्ट यू कैन लीव योर टेस्ट एट एनी पॉइंट, आप उठ के जा सकते हो, बट ऑफ कोर्स यू वुडंट डू दैट, राइट, क्योंकि टाइमर चल रहा होता है। 10 मिनट की ब्रेक में यू कैन गेट अप, गो आउट, ईट, अगर आप सेंटर पे हो टेस्ट ले रहे हो। अगर आप घर में ले रहे हो, यू कैन डू द सेम। Speaking of center or GRE at home, I would say कि always try to take the GRE at center. GRE at home के बहुत सारे issues हैं, if someone asks me, so I would elaborate. खैर anyway, ये जब 10 मिनट की ब्रेक खत्म हो जाती है, आपका फिर एक क्वांट का सेक्शन आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि मैथ का सेक्शन, और एक आपका वर्बल का सेक्शन आएगा। उतने ही क्वेश्चंस होंगे, उतना ही टाइम होगा। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस एक एक्सपेरिमेंटल सेक्शन होता है, ठीक है। अभी जो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है ना, ये वर्बल का भी हो सकता है, यानी कि इंग्लिश का भी हो सकता है, और ये क्वांट का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल सेक्शन बिल्कुल टेस्ट के शुरू में भी आ सकता है, दो स्कोर्ड सेक्शंस के दरमियान में भी आ सकता है, 10 मिनट की ब्रेक के बाद भी आ सकता है, इससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। जो नेक्स्ट दो स्कोर्ड है उन, यू गेट द पॉइंट, बेसिकली एंड में भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत लोगों के एक नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि यार ये अनस्कोर्ड एक्सपेरिमेंटल सेक्शन जो है, ये अगर मेरे पास शुरू में आ जाए तो ये तो मुझे एक डिसएडवांटेज दे देगा कंपेयर टू समवन जिसके पास ये बिल्कुल एंड में आया। द आंसर टू दैट इज कि मैंने स्टूडेंट्स को कंसेक्यूटिव 20-21 डेज के वक्फे से GRE देखे देखे, और वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्कोर करते होते हैं। तो GRE का जो एल्गोरिदम है, इट इज सुपर सुपर गुड। इट मेक श्योर कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। और दूसरा ये है कि नो वन एक्चुअली नोज कि यार एक्सपेरिमेंटल सेक्शन जो है वो बिल्कुल एज अ फुल स्कोर्ड सेक्शन आता है, या वो क्वेश्चंस को बीच में मिक्स करते हैं। सो या इट डजंट पुट यू एट एनी डिसएडवांटेज। इसके बाद ये है कि यार आपके जो GRE के अंदर सेक्शंस आ रहे होते हैं ब्रेक से पहले और बाद में ना, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो क्वांट का सेक्शन है ना, टोटल 20 सवाल थे, आपने यू जस्ट नेल्ड इट, आपने उसमें 19 ठीक कर लिए। जो अगला क्वांट का सेक्शन आएगा ना, वो बहुत मुश्किल आएगा, और मुश्किल आएगा। आप इसी तरह वर्बल का अगर आपने पहले सेक्शन काफ़ी अच्छा किया, तो जो अगला वर्बल का सेक्शन है ना, वो मुश्किल आएगा। अगेन इसमें भी फिर मल्टीपल थीरीज हैं, क्योंकि किसी को GRE का एक्चुअल एल्गोरिदम कैसे काम करता है नहीं पता। लेकिन मैंने ये देखा है, हैविंग टॉट द GRE फॉर 5 years, कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके क्वांट के अंदर आपने पहले सेक्शन में 15 क्वेश्चंस ठीक किए और दूसरे वाले में 5 किए, और किसी और ने टेस्ट दिया, उसने पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चंस ठीक किए और दूसरे वाले में भी 10 किए। अब कहने को तो टोटल जो नेट इन्होंने क्वेश्चंस ठीक किए हैं वो दोनों के 20 हैं, लेकिन जो ये पहला वाला स्टूडेंट है ना, इसका स्कोर क्वांट के ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी एक थ्योरी ये है, इंटरनेट पे इफ यू गो गूगल इट, ब्रैकेट थ्योरी है GRE की। वो ये कहती है कि आपको जो एल्गोरिथम है ना, वो एक ब्रैकेट में डाल देता है कि अच्छा यार, लेट्स से फातिमा और अली ने पहले सेक्शन के ऊपर 19 ठीक कर दिए, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको एक ब्रैकेट में डाल देता है कि यार इसका स्कोर 165 से 169 या 170 में आना है। अब उस रेंज में आप कहाँ फॉल करोगे, वो आपका सेकंड सेक्शन जो है वो डिटरमिन करता है। दैट बीइंग सेड, इट्स अ थियरी, बट सो फार जितने स्कोर्स आ रहे हैं वो इससे ठीक एक्सप्लेन होते हैं। ये स्कोर किया जाता है, दोनों क्वांट और वर्बल जो हैं, दे आर स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 130 to 170, ठीक है। 130 आपका तब स्कोर आता है जब आप कुछ भी नहीं करो, पूरा टेस्ट जो है वो खाली छोड़ो। इट्स एन IQ बेस्ड टेस्ट, तो वो आई थिंक द सॉफ्टवेयर जस्ट पुट्स यू इन द लिविंग ब्रीदिंग फेरिस्ट ऑफ ग्रेजुएट्स। दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन। सो फार कोई क्वेश्चंस हैं? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, थोड़ा सा चले जाते हैं जो GRE का जो दो सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं यार, वो आपके वही मैट्रिक/O लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेजेस आ जाएंगी, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेशियोज, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेट्रिक्स, नंबर लाइन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऑड्स एंड इवन्स आ जाएंगे,
तो टॉपिक्स तो सारे वो होते हैं, सो गोइंग थ्रू द टॉपिक्स आई डोंट थिंक आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनसे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यार उसमें जो सबसे अबंडेंट टाइप है और जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार इफ़ यू वांट टू एस द जीआरई तो इससे करो, क्योंकि जो जीआरई का ओवरऑल फील है ना, जो उसका टाइप ऑफ टेस्टिंग द स्टूडेंट्स है, वो इस क्वेश्चन में बहुत प्योरली हो रहा होता है, राइट। इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, इसमें आपको कोई उन्होंने डाटा दिया होता है, मे बी कोई आपको डायग्राम दे देंगे, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ए बी सी डी। अच्छा, डाटा के साथ आई मिस्ड इट, डाटा के साथ जो है ना, डाटा के साथ आपको 2 क्वांटिटीज भी दी होंगी, क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी। जो डाटा दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट आपने बेसिकली ये आंसर करना होता है कि क्या क्वांटिटी ए बी से बड़ी है, या क्वांटिटी बी जो है वो ए से बड़ी है, विच इज ऑप्शन बी ऑलवेज, या दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, या इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, तो अगर तो इफ़ यू हैव, अगर आपके पास कम टाइम है जीआरई प्रिपेयर करने का और आप टॉपिक्स को तो चलो आप स्किम कर रहे हो, और लेकिन आपने देखना है कि यार मैं किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पिक करूं, उस क्वेश्चन टाइप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को करो, बिकॉज दे मेक अराउंड 35 to 40% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द मैथ सेक्शन ऑफ द जीआरई। फिर आपके पास यू गेट व्हाट दे कॉल न्यूमेरिक एंट्री टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको अगेन कोई डेटा दिया होगा, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, एंड यू हैव टू एंटर द आंसर मैनुअली उसके अंदर। स्पीकिंग ऑफ विच, जीआरई के सॉफ्टवेयर के अंदर जो कैलकुलेटर है उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि यू कैन जस्ट क्लिक प्रिंट स्क्रीन का बटन, और जो आपने कैलकुलेशंस वहाँ पे किए हैं वो शिफ्ट हो जाएं। जब आप लोग तैयारी करोगे, मैं आपको इन एडवांस वार्न कर दूं कि कैलकुलेटर पे रिलाई करना इज़ गोइंग टू बी अ ट्रैप फॉर यू। ठीक है, मेरा द सेकंड टाइम आई टुक द जीआरई स्कोर्ड अ परफेक्ट ऑन क्वांट, एंड आई थिंक मैंने सबसे कम कैलकुलेटर यूज़ किया था। वो कैलकुलेटर जो है वो एक्चुअली आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देता है। उसका एक बेसिक मसला, चैलेंज ये है कि उसमें टोटल 5 डिजिट्स होते हैं, और बहुत सारी जीआरई के क्वेश्चंस जो होते हैं दे रिक्वायर कि आप कोई ट्रिक यूज़ करके चीज़ों को लेट से कंपेयर कर दो, या कोई ट्रिक यूज़ करके जो आप आंसर ले आओ, और वहाँ पे वो आप यू कैन जस्ट एंटर इट, और वो राउंड ऑफ कर सकता है और आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है, राइट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है इसकी, जब आप तैयार कर रहे हो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि कैलकुलेटर को आप बिल्कुल साइड पे रखो और मेंटल मैथ पे कंप्लीटली फोकस करो, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही टीडियस किस्म की कोई कैलकुलेशन है यार, 0.002 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.174 से, तो देन गो फॉर द कैलकुलेटर, इट मेक्स मोर सेंस। देन यू गेट द सेम ओल्ड एमसीक्यूज। ठीक है, अब एमसीक्यूज के अंदर जो है 2 टाइप्स होती हैं। एक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर टाइप होती है जिसमें आप सिर्फ एक आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी निशानी ये होती है कि उसके आंसर चॉइसेस के साथ जो है ना वो सर्कल्स बने हुए होते हैं। अगेन वो यहाँ पे मेंशन होता है, मैं सिर्फ आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि you basically get an idea of what I am about to tell you. Anyway, then you have MCQs where you can select multiple. जब ये मैं आपको बताऊंगा then I will basically stamp it कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मल्टीपल में वो चेक बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो एक मैंने कॉमन मिस्टेक देखी है ना, वो ये है कि दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड जब वो प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं करते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग रॉन्ग हैबिट्स, और फिर उन रॉन्ग हैबिट्स को, बिकॉज हैबिट्स आर न्यूरल पैटर्न, उनको तोड़ने में उनको एक्चुअली टाइम लग जाता होता है। ठीक है, मैं शुरू में ये रिकमेंड करता हूँ कि ये सिलेक्ट वन और सिलेक्ट मल्टीपल वाली जो मेंटालिटी है इसको आप बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो, ऑप्शंस को ही निकाल दो क्वेश्चन से, एंड रीच द क्वेश्चन का आंसर योरसेल्फ। बिकॉज मेरे ख्याल से जो मैंने जितना देखा है ये एक बायस क्रिएट करता है। सिलेक्ट मल्टीपल का मतलब ये नहीं होता कि यार इसके लाजमी मल्टीपल आंसर्स होंगे। ठीक है, सिलेक्ट मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इसके हो सकते हैं, राइट। तो इफ यू रिलाई कंप्लीटली ऑन योर रीजनिंग एंड योर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, तो यू ऑलमोस्ट ऑलवेज रीच द राइट आंसर, और जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको उस तरह से कंफ्यूज नहीं करते होते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से कि यार सिलेक्ट वन और सिलेक्ट मल्टीपल के इस चक्कर में ना आना कि यार विजुअली इसमें तो सिलेक्ट मल्टीपल हो रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती कोई आंसर चेक कर लूँ। प्रैक्टिस में भी
आई वुड रिकमेंड कि बिल्कुल ऑप्शंस को साइड पे कर लो एमसीक्यूज के लिए। फिर आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस हो रहे हैं। आई एम जस्ट गोना राइट डी आई फॉर दैट। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये सबसे इन माय ओपिनियन बोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास पाई चार्ट्स आ जाएंगे, हॉलोग्राम्स आ जाएंगे, बोरिंग बोरिंग टेबल्स आ जाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस ना करो। उसका रीज़न ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो कोई नया कॉन्सेप्ट उस तरह से टेस्ट नहीं कर रहे होते। वो वही कॉन्सेप्ट्स जो आप बाकी में भी आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए करोगे ना, वही चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो अप्रोच होती है। जब मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको एज अ टॉपिक, एज अ क्वेश्चन टाइप डाटा इंटरप्रिटेशन कभी प्रैक्टिस नहीं करवाता होता। 3-4 मॉक्स हो गई, वुड गेट एन आइडिया। there is this ऑप्शन प्रेप स्कॉलर के नाम से, उनकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस हैं दे आर क्वाइट ऑन पॉइंट, राइट। उसमें कि फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस अगर अलहदा से जाके प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, नॉट अ गुड आइडिया। या दैट्स प्रीटी मच इट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। वर्बल रीजनिंग पे आ जाते हैं, जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है। वर्बल रीजनिंग के अंदर यार ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट्स हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, राइट, एज द नेम इम्प्लाइज यू हैव टू रीड टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चंस। और दूसरा जो है वो बेसिकली ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपके पास लॉन्ग पैसेजेस आ जाते हैं। लॉन्ग पैसेजेस जो हैं, वैसे तो ईटीएस के अगेन अगर आप उन पे ऑफिशियल गाइडलाइंस को पढ़ते हो और टेस्ट के पैटर्न को पढ़ते हो ऑफिशियल रिसोर्सेज से, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग पैसेज पर सेक्शन, जैसे वो 10 मिनट की ब्रेक से पहले एक वर्बल का सेक्शन आता है ना, वो कहते हैं कि पर सेक्शन मैक्सिमम 1 लॉन्ग पैसेज आता है, और उस पे एनीवेयर फ्रॉम 4 to 8 क्वेश्चंस होते हैं। अगेन 3 दफ़ा जीआरई दे के और लिटरली हज़ारों स्टूडेंट्स को डील करके मैंने आज तक नहीं सुना कि लॉन्ग पैसेज आया और उस पर 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो। यू कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज विद 100% एक्यूरेसी, नियरली 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट के लॉन्ग पैसेज आएगा तो 4 क्वेश्चंस होंगे। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है शॉर्ट पैसेजेस होते हैं। शॉर्ट पैसेजेस में फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। आई जस्ट क्लासिफाई कि यार एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर से शॉर्ट पैसेजेस होते हैं, और दूसरे जो है ना, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जीआरई की तैयारी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि शॉर्ट पैसेजेस में आप पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चंस है ना, इनका टेक्स्ट बहुत कम होता है, लेकिन जीआरई जो एक मैक्रो लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं ना, ये प्योरली ये क्वेश्चंस वो काम कर रहे होते हैं। तो पैराग्राफ, अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन ऑफ विद इन द वर्बल रीजनिंग वाला सेक्शन, तो स्टार्ट विद पैराग्राफ आर्गुमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये टोटल मिला के पैराग्राफ आर्गुमेंट आपके पास 2 आते हैं, और ये आपके पास या चार चार जो है वो नॉर्मल शॉर्ट पैसेजेस आते हैं। ब्लैंक्स में यार जो 2 टाइप्स हैं, उसमें एक आपका सेंटेंस इक्विवेलेंस होता है। सेंटेंस इक्विवेलेंस जो है ये काफ़ी वोकैब हैवी होते हैं, और इसमें हमेशा एक ही ब्लैंक होता है। नीचे आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और उसमें से आपने 2 ऑप्शंस जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं। और ये जो 2 ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते हो, ये एक सिनोनिमस पेयर होता है, इसी वजह से इसका नाम जो सेंटेंस इक्विवेलेंस है कि यार इफ़ आई प्लग दिस वर्ड इन इट वुड बी इक्विवेलेंट टू मी प्लगिंग दैट वर्ड इन। दूसरे जो आपके पास आते हैं वो टेक्स्ट कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टेक्स्ट कंप्लीशन में यार सिंगल ब्लैंक भी होते हैं, डबल ब्लैंक भी होते हैं, और ट्रिपल ब्लैंक भी होते हैं, ठीक है। सिंगल ब्लैंक जो है इसके लिए आपको वो 5 ऑप्शंस देंगे उस ब्लैंक के लिए। जो डबल ब्लैंक है और जो ट्रिपल ब्लैंक है उनके लिए आपको 3 ऑप्शंस जो है वो पर ब्लैंक दी जाती है, और आपने इन तीनों केसेस के अंदर एक ब्लैंक के लिए एक वर्ड यूज पिक करना होता है, ठीक है। सेंटेंस टेक्स्ट कंप्लीशन के जो सवाल हैं वो टोटल 6 होते हैं, सेंटेंस इक्विवेलेंस के 4 होते हैं। और अगर आप ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में डेफिनेटली आप वर्बल का कुछ करोगे तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस दोनों को पैरेलल में लेके चलना होगा आइडियली,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पैराग्राफ आर्गुमेंट्स आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ताकि एक आपका वो माइंड सेट बने कि यार जीआरई कैसे टेस्ट कर रहा है ब्रेन को, ठीक है। और साथ रीडिंग प्रैक्टिस करो बिफोर ग्रेजुएटिंग टू नॉर्मल शॉर्ट पैसेजेस एंड लॉन्ग पैसेजेस की प्रैक्टिस। ब्लैंक्स में आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट कंप्लीशन से स्टार्ट करो, क्योंकि अगेन स्टार्टिंग बाय डेवलपिंग द राइट माइंडसेट, द राइट thought process so to say for the GRE is super necessary, क्योंकि अगर वो हैबिट्स आपकी सोचने की जो आपका स्टाइल है ना एक टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए, वो बिल्कुल उस टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। और जीआरई में ये बहुत इशू आता है लोगों को, लाइक हाई जीपीएस एंड हाई दिस एंड हाई दैट, बट अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाते कि यार जीआरई आपसे कैसे सोचवाना चाह रहा है, तो वो काफ़ी इशू होता है। और अगर अपने ओन पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने ओन पे तैयारी कर रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टार्ट विद पैराग्राफ आर्गुमेंट, आपका टेम्परामेंट जीआरई वाला हो जाएगा। और ब्लैंक्स में स्टार्ट विद टेक्स्ट कंप्लीशन। स्पीकिंग ऑफ ब्लैंक्स, नोटिस करो कि यार टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चन जो वो ब्लैंक टाइप्स हैं, 50%, which brings me to the importance of vocabulary. vocabulary के लिए जो बेस्ट vocabulary का पूल है, वो हैंड्स डाउन मगूश के फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है। You should have these in your cell phone, और it's fun to memorize vocabulary from that, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर जो है जो आपको याद नहीं होते वो बार बार आपको वर्ड्स दिखाता रहता है। अ, बहुत सारे टेस्ट क्रैकर्स मार्केट में आ गए हैं, और पहले अगर किसी का परफेक्ट स्कोर आता होता था वर्बल के ऊपर तो उसका परसेंटाइल डिफरेंट होता था। अब मेरे ख्याल से परफेक्ट स्कोर के ऊपर भी परसेंटाइल 97 96 पे आ गया। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो हैं दे आर गेटिंग परफेक्ट स्कोर्स। इसलिए इफ़ यू आर इग्नोरिंग एनीथिंग, स्पेशली समथिंग एज क्रिटिकल एज vocabulary, तो दैट्स रियली गोइंग टू प्ले अगेंस्ट यू ऑन द GRE। आई विल जस्ट, इसको मैं एंड करूंगा एंड देन आई विल गो इनटू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर यार जीआरई प्रिपरेशन आपकी जो है ना एक बिल्डिंग है ना, तो समझ लो सर कि वो, जी जी सलमान। सर रीडिंग वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सलमान, रीडिंग वाला थोड़ा पार्ट जो है उसमें ये है कि ब्रॉडली स्पीकिंग ना, आपके पास लॉन्ग पैसेजेस आएंगे और शॉर्ट पैसेजेस आएंगे, ठीक है। शॉर्ट जी पैसेजेस में टेक्स्ट कम होता है, लॉन्ग में ज़्यादा होता है। शॉर्ट पैसेजेस में अगर आपको एक नॉर्मल शॉर्ट पैसेज आता है तो उससे रिलेटेड आपको 1 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हो सकता है एक पैसेज हो, एक क्वेश्चन आए, हो सकता है एक पैसेज हो, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे। जो पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें बिल्कुल 3 4 लाइंस होती हैं और जस्ट 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड ये कह रहा था कि अगर आपने स्टार्ट करना है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप लॉन्ग पैसेजेस से तैयारी करना स्टार्ट करो या शॉर्ट पैसेजेस से करो। मैं आपको कहूंगा कि शॉर्ट से करो, और विद इन शॉर्ट जो है आप पैराग्राफ आर्गुमेंट टाइप से करो। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा अच्छा, कमिंग टू दिस यार, जीआरई के अंदर प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको एक, लाइक आई हैव कम अप विद दिस गोल्डन नंबर कि अगर इफ यू आर स्पेंडिंग 225 आवर्स ऑन योर जीआरई प्रिपरेशन ना, 225 230 कर लो, तो ये 9 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि आप अपना जीआरई पोटेंशियल जो है वो रीच कर जाओगे, ठीक है। अब ये 225 आवर्स जो है, इनको स्प्रेड कैसे करना है? इनको स्प्रेड में कहता हूँ कि आप 2.5 से, आइडियली अगेन ये आइडियली है, दैट बीइंग सेड लोग महीने महीने में भी तैयार करते होते हैं अगर शॉर्ट नोटिस पे हो, नॉट रिकमेंडेड बट पीपल डू दैट। आप इसको 2.5 से 4 महीने में करो। मैंने जितने लोगों को पढ़ाया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2.5 से कम अगर लोग महीने से कम लगाते होते हैं तो वो अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाते। फॉरगेट व्हाट दी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आर टेलिंग यू, दिस इज जस्ट द ट्रूथ कि 2.5 महीने से पहले जो है ना वो अपने पोटेंशियल को उस तरह से रीच नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं यार, उनको अगर आप डेप्थ में देखते हो और उनके सब टाइप के क्वेश्चंस करते हो तो आपको 2.5 मंथ्स लग जाते होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 4 मंथ से ज़्यादा जो मैंने लोगों को देखा तैयारी करते हुए, इट डजंट वर्क वेल ईदर। होता ये है कि वो
इन वेरी सिंपल वर्ड्स तंग आ जाते हैं, एंड डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो 4 महीने से लंबी लंबी सब्सक्रिप्शंस या जो कोर्सेज आपको कह रहे हैं कि हम आपको 5 महीने में 6 में करवाएंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अवॉइड दोज. ठीक है, समथिंग बिटवीन 2.5 to 4 महीना इज ऑप्टिमल. अब जीआरई के मस्ट क्या है? जीआरई के मस्ट में एक तो वोकैबलरी है, क्योंकि देखो 50% आपका जो इंग्लिश पोर्शन है वो वोकैबलरी से टाइड है. ठीक है. फिर आपके मॉक एग्जाम्स हैं. अब मॉक एग्जाम्स बहुत सारे फ्री पड़े हुए हैं. अगेन मैं आप लोगों से यहाँ पे आई विल हैव यू ऑल फिल इन अ फॉर्म, और वी प्लान टू सेंड यू अ वेरी गुड गिफ्ट आफ्टर दिस सेशन इज ओवर. ठीक है, आप लोगों को फिर जो आपको हम एक ग्रुप में भी ऐड कर देंगे जहाँ पे यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन, और आपके जो उनसे भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो. मॉक एग्जाम्स यार ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि unless you train for the battle in the exact circumstances जिसमें the battle will play out, you just don't reach your potential. आप नहीं करते होते हो. अब स्टूडेंट्स इनफैक्ट उनको उल्टा नुकसान भी हो जाता है प्रैक्टिस का, कि वो अब एक क्वेश्चन का जीआरई के ऊपर क्वांट पे आपको तकरीबन 1.3-1.4 मिनट्स मिलेंगे. अगर आप 35 को 20 से करते हो तो वो तो 1.75 बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे वो ज़्यादा टाइम लेते हैं. खैर एनीवे, लेट्स पुट दैट एक साइड पे फिलहाल. होता ये है कि वो प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो वो एक क्वेश्चन को 6-7 मिनट देने के आदी हो जाते हैं, और फिर उल्टा उनको नुकसान होता है और वो एक्चुअल टेस्ट पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते. और मैंने सिर्फ लोगों की टाइम मैनेजमेंट ऑन पॉइंट करवा के देखा है कि दे जंप एज मच एज 7-8 पॉइंट्स विच इज़ अ ह्यूज जंप ऑन द जीआरई. ठीक है, तो मॉक एग्जाम्स मैं रिकमेंड करूंगा कि एक हर हफ्ते देते रहो. वोकैबलरी मॉक एग्जाम, देन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो you know it's very self-explanatory. I don't even need to go into the explanation. फिर some sort of lectures. अब ये lectures जो हैं ये आप हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर रहे हो, ये हो सकता है कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स के लेक्चर्स हो, ये हो सकता है लाइव क्लासेस हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वोकैबलरी, मॉक एग्जाम, प्रैक्टिस एंड लेक्चर्स, ये जब आप कंबाइन करोगे ना तब ही आप अपना जीआरई पोटेंशियल रीच कर पाओगे. वोकैबलरी को आपने ड्रॉप कर दिया, आप अपने आप को जेपरडाइज कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को. मॉक एग्जाम्स कर लिए, यू विल एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली गेट सरप्राइज्ड ऑन द टेस्ट डे कि यार ओके ये क्या हो रहा है. प्रैक्टिस किया तो आपके वो न्यूरल पैटर्न्स उस तरह से जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होंगे कि यार कैसे जीआरई के लिए सोचना है. और लेक्चर्स अगर नहीं ले रहे हो तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना कि आप जीआरई के ट्रैप्स और जिस तरह से आपको जीआरई चैलेंज करेगा वो सारा कुछ आप खुद डिस्कवर कर लोगे किसी फॉर्म के लेक्चर्स ना लेके या किसी फॉर्म में रीडिंग ना करके. दैट्स दैट्स इम्प्रैक्टिकल, एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. अच्छा, लेट मी चेक. आई थिंक चैट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं. स्वेबा ने पूछा है कि आइडियल टाइम टू टेक द जीआरई इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर फुलब्राइट. सो भाई देखो, फरवरी के मिडिल में जो है कहीं मिड या मिड एंड पे जाके फुलब्राइट की एप्लीकेशंस खुलेंगी. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मई के मिड में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई आपकी जो है ना एप्लीकेशंस ख़त्म होंगी. मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लोग जनवरी, फरवरी या बहुत भी लेट हो ना तो मार्च में तैयारी करना स्टार्ट कर लो. मार्च में फिर चीज़ें बहुत टाइट हो जाती हैं, क्योंकि अगर तो आपने एक अच्छा जीआरई स्कोर सबमिट करना है ना तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 2.5 महीने इस पे लगाओ. ठीक है, स्कोर्स आपको जो अनऑफिशियल हैं वो इमिजिएटली सामने आ जाते हैं, और जो ऑफिशियल स्कोर्स हैं वो आपको विद इन 7 to 9 days मिल जाते हैं. दैट बीइंग सेड, फुलब्राइट की जो डेडलाइन है ना, आप आखिरी दिन भी टेस्ट स्कोर्स सबमिट करवा सकते हो, आखिरी दिन भी, अपने अनऑफिशियल, नॉट इवन ऑफिशियल. ठीक है, अब इसमें फुलब्राइट ऑफिशियली तो ये कहता है कि यार आपने जो टेस्ट है वो डेडलाइन के दिन से बाद, मतलब आई मीन इट मेक सेंस राइट. तो ऑफिशियली वो यही कहते हैं कि डेडलाइन तक ही आप देखें, हमें अपने अनऑफिशियल स्कोर्स दे दो. प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने पिछले 5-6 सालों के अंदर मल्टीपल केसेस देखे हैं यार कि लोगों ने जो है ना उनको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन भेज दिया है, और स्कोर्स जो हैं उन्होंने बाद में टेस्ट 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद दिया,
और वो वहाँ पे टेस्ट के एंड में फिर आपको जब आपका जीआरई का टेस्ट पूरा होता है ना तो आपको वो स्कोर सेंड करने की ऑप्शन देते हैं। पहले 3 या 4 देते थे, अब मेरे ख्याल से इन्होंने 2 कर दिए। तो उसमें आप यूएसईएफपी का कोड एंटर करके उनको भेज सकते हो। और अब लास्ट ईयर तो मेरे ख्याल से फुलब्राइट ने वो वाली चीज़ के नहीं, इनफैक्ट उन्होंने वो नहीं की थी या, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये होता है। तो आइडियली मैं आपको कहूँगा जनवरी फरवरी में आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि फिर यार सुकून से अपनी एप्लीकेशन पे काम कर सको, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत सारा टाइम लेती होती है। तो या बाकी आपने पूछे व्हाट अदर स्कॉलरशिप्स कुड जीआरई बी यूज्ड फॉर। यार स्वैबा, फॉर्मली तो फुलब्राइट ही रिक्वायर करता है, लेकिन जीआरई ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए ना एक बहुत ट्रस्टेड टेस्ट है। तो आप कहीं भी अप्लाई करो ना विद जीआरई स्कोर्स, तो आपकी एप्लीकेशन के साथ वेट ऐड होता है। बट एक बड़ी टिपिकल सी एग्जांपल है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की, मैं देता होता हूँ कि उन्होंने अपने एडमिशन गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि वो दे डू नॉट फॉर्मली रिक्वायर द जीआरई, हाउएवर एप्लीकेंट्स जो कि अच्छे जीआरई स्कोर्स के साथ अप्लाई करेंगे और विद जीआरई स्कोर्स अप्लाई करेंगे, दे वुड बी प्रेफर्ड ओवर एप्लीकेंट्स जो विदाउट जीआरई स्कोर करेंगे। जीआरई most American universities, almost all American universities, most Canadian universities, and other than that, top universities in Germany, Australia, places like that जो है वो एक्सेप्ट, वो मांगते हैं, रिक्वायर करते हैं। और जहाँ रिक्वायर नहीं करते हैं वहाँ पे जीआरई एडमिशन का प्रोसेस आपके लिए आसान करता होता है। इट एड्स वेट टू योर एप्लीकेशन। न्यूजीलैंड इज एन एक्सेप्शन। न्यूजीलैंड जो है वो कोई यूनिवर्सिटी उनकी रिक्वायर भी नहीं करती है, और कहीं भी उधर मैंने जो स्टूडेंट्स अप्लाई करे होते, मैंने ऐसे ट्रेंड नहीं देखा कि जीआरई ने उनको कोई इस तरह से एज दिया हो। बट दैट अगेन, मेरा सैम्पल साइज जो है वो छोटा है। बिफोर डेडलाइन अचीविंग डेड, ओके, हाउ मच टाइम वी शुड टुडे। यार सलमान, अगर मार्च में लेना है ना तो दिसंबर तो समझ लो ख़त्म हो गया। मार्च में अगर टुवर्ड्स द एंड देना है तो मेरे ख्याल से वो ऑप्टिमल होगा। और अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो मैं आइडियली कहूँगा कि रोज़ के 2.5 से 3 घंटे दो। अब वो 2.5 से 3 घंटे डिवाइड कैसे करने हैं, उनको डिवाइड आप ऐसे कर सकते हो कि मंडेज को मॉक्स दे दिया करो, ट्यूसडेज से फ्राइडे तक प्रैक्टिस कर लिया करो क्वेश्चंस की, सैटरडे संडे को टॉपिक्स पे कोई लेक्चर्स देख लिया करो या कुछ रीडिंग कर लिया करो। ये आइडियल होगा, और इसी को रिपीट करते जाओ तो you should be ready by the end of March, or at least the first week of April. Any other questions? सर आपने एकेडमी की फीसेस वगैरह का नहीं बताया, क्योंकि आप तो ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं ना आजकल। यार इस दफ़ा जो है सलमान, वैसे तो वी चार्ज 35,000, इस दफ़ा जो है वी आर गिविंग डिस्काउंट्स। अगेन आई विल हैव यू गाइस, लेट मी जस्ट फेच द लिंक टू दैट फॉर्म, और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और अली, आपके क्वेश्चंस को मैं अभी आंसर करता हूँ। तो जस्ट फिल दिस फॉर्म इन। इसके अंदर ये है कि जो रेफरल कोड है, एंड यू कैन टेल दिस टू एनीवन, अपने सर्कल में इसको फैलाओ। हम हर साल जो है ना फुलब्राइट के टाइम में वी गिव स्पेशल डिस्काउंट। सो रेफरल जो कोड है ना, उसके अंदर आप मेंशन कर दो सेविंग 9, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि यार जो हमने सेविंग 9 के साथ इन कोलैबोरेशन इवेंट किया था, उस ट्रैफिक से आप आ रहे हो। अच्छा, अली का क्वेश्चन कि यार बेस्ट ऑनलाइन सोर्सेज या बुक्स क्या हैं फॉर प्रिपेयरिंग जीआरई। अली, इसको मैं बड़ा डिटेल में आंसर करूंगा। व्हेन इट कम्स टू क्वांट यानी कि मैथ, मैं आपको ना टाइप करके भेज रहा हूँ यहाँ पे, ताकि यू गाइस कैन कॉपी इट। क्वांट के लिए जो है वो एटीएस ऑफिशियल गाइड्स, ऑफ कोर्स वो एटीएस जो है वही टेस्ट मेकर्स हैं, तो दे मेक द बेस्ट क्वेश्चंस। फिर आपके पास क्वांट के लिए मैनहट्टन की 5 पाउंड की किताब आ जाती है। इट इज़ नॉट एज गुड एज ईटीएस, और कुछ टॉपिक्स के अंदर दे आर वेरी ऑफ, अगेन दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन उसमें जाना। लेकिन क्वांट के लिए ईटीएस ऑफिशियल गाइड्स और मैनहट्टन 5 पाउंड जो है ना वो अच्छी है। इसके अलावा अगर आपके क्वांट के यानी कि मैथ के बेसिक्स में इशू है तो मैनहट्टन की स्ट्रैटेजी गाइड्स आती हैं,
uh, for math basics. They are really good. और अगर आप प्रेफर करते हो कि यार वीडियोस से करें तो उसके लिए भी मैं एक लिख देता हूँ. The video alternate is Magoosh lessons. When it comes to verbal, the English portion, तो verbal के अंदर best resources again ETS की official guides हैं. और फिर आगे जाके verbal का काफ़ी nuanced हो जाता है. um, ये है कि जो blank type questions हैं, further blank type questions के लिए, उनके लिए Magoosh और Kaplan is really good. जो RC type questions हैं, मतलब once you are done with official guides, RC type questions के अंदर LSAT की किताब बहुत अच्छी है, जो बेसिकली लॉ का टेस्ट है, लेकिन वो आपको पैराग्राफ आर्गुमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा तैयार करती है. जो जीमेट की बुक है उसमें भी लॉन्ग पैसेजेस आते हैं, दैट्स रियली गुड. अदर देन दिस आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको आपको हाथ भी लगाना चाहिए. हाँ, वोकैबलरी के लिए, लाइक आई सेड, कि वोकैबलरी के लिए द सर बेस्ट वो गेप के लिए सर. ऑप्शन इज Magoosh फ्लैश कार्ड ऐप. देयर यू गो, कॉपी कर लो. मतलब बहुत सारे और रिसोर्सेज भी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प करते होते हैं, लेकिन एक अगर मैं आपको बड़ी बड़ी बात बताऊं तो दीज आर द बेस्ट वंस टू गो विद. अब इनको यूज कैसे करना है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, कैसे आगे लेके चलना है, दैट यू विल फिगर आउट. जी बतूल. थैंक यू सर. वेलकम. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई गेस इब्राहिम इसको रैप अप करते हैं. आप लोगों को सब आप लोगों को सबको जो मैंने एक फॉर्म भेजा है ना, गूगल फॉर्म, इसको खोल लो. और इसको वैसे तो ये हमारे जो 2 डेमो क्लासेस होते हैं उनके लिए, बट अगेन दिस वुड बी अ वे फॉर अस टू गेट योर कांटेक्ट. और फिर वो जो हमारे ऑफर्स हैं और एंड यू नो द गिफ्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोना शेयर दैट वाया ईमेल. एंड डू नॉट फॉरगेट कि रेफरल कोड में आप सेविंग 9 को मेंशन लाजमी करना, ठीक है? डोंट फॉरगेट टू डू दैट. All right. Thank you everyone for joining. I hope इस session से आप सबके questions as appropriately answer हो गए हों. And to all those that are applying for their GRE and their Fulbright scholarship, wishing you the best of luck. ख्याल रखिएगा आप सब. अल्लाह हाफिज. Thank you for joining, guys. Take care. Allah Hafiz. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज़.